Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है डिजास्टर्स, दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बात करते हैं डिजास्टर्स की. व्हाट इज अ डिजास्टर? सो इफ आई आस्क यू बच्चों व्हाट इज अ डिजास्टर, आप क्या बोलोगे? डिजास्टर एक ऐसा सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो हमारे आसपास बहुत तबाही फैलाता है. ठीक है, तो मतलब बता के नहीं आता है, ऑल ऑफ अ सडन आता है और हमारे आसपास लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू द एनवायरनमेंट, डैमेज टू आवर रिसोर्सेज होता है. हमारे आसपास चीजें टूट जाती हैं या जो मैन मेड चीजें हैं उनके ऊपर भी असर होता है. सो व्हाट इज अ डिजास्टर? इट इज अ सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट. करेक्ट. सो डिजास्टर के ना बहुत ही सिवियर रिप्रिकॉशंस होते हैं. अभी शायद हमें देखने को लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, धीरे 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 हमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी हमें उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. सो इट डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी. तो हमारी कम्युनिटी का और सोसाइटी में भी वो बहुत ही ज्यादा डैमेज और उसको इम्बैलेंस कर देता है एक तरह से. So this can cause human, material, economical and environmental losses. तो human, material, environment और even economical losses भी होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ये डिजास्टर होते क्या हैं? ठीक है, तो डिजास्टर बेसिकली जैसे वल्केनोज का फटना, ठीक है, देन टॉर्नेडोज या हरिकेन्स का आना, फिर बादल फट जाना, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट होना, ड्रॉट होना, देन फॉरेस्ट फायर होना या फिर एवलांच आना. करेक्ट. बहुत तेज हवाएं चलना, सुनामी आना, तो ये अर्थक्वेक्स आना, ऑल ऑफ दीज कम अंडर डिजास्टर. अब डिजास्टर जो है ना, हमें पहले कभी भी पता नहीं लगता है कि अच्छा ऐसा होने वाला है, राइट. धीरे 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 कुछ चीजें जो है वो होती हैं और उनसे ये सिवियर रिप्रिकॉशंस, मतलब ये सिवियर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो जब डिजास्टर्स होते हैं तो ये देखा गया है कि ऑल्दो आवर सिस्टम tries to cope up with that disaster, but it is very difficult क्योंकि इतने ज्यादा डैमेज कई बार हो जाता है कि हमारा जो सिस्टम है ना वो भी फेल हो जाता है. मतलब अगर हम एक मेडिकल सिस्टम की बात करें तो वो भी फेल हो जाता है और प्रॉपरली हम इन चीजों को एक तरह से बैलेंस नहीं या मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सब लोगों को अगर दवाई की जरूरत है उतने बेड्स नहीं होंगे, अगर लोगों को घरों की जरूरत है उतने घर नहीं होंगे, खाना कम पड़ जाएगा. सो समटाइम्स इट एक्सीड्स द सोसाइटीज एबिलिटी टू कोप विद दिस डिजास्टर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डिजास्टर क्या होता है, राइट. समथिंग वेरी बैड, वेरी बैड. ओके ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. तो अगर हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की बात करें तो मेन दो ही तरह के हैं. कौन कौन से हैं हमें पता है, चैप्टर के नाम में लिखा है नेचुरल एंड मैन मेड, राइट. तो नेचुरल और मैन मेड के अंदर और फिर बड़े सारे डिजास्टर्स हम लिस्ट करते हैं. सो नेचुरल विच आर कॉज्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स, ह्यूरिकेन्स और फ्लड्स. तो जो नेचुरली होते हैं, अब फ्लड्स हम तो नहीं ला सकते, राइट, या अर्थक्वेक हम तो नहीं करा सकते. सो दिस all comes under the natural disasters. Next is the human caused disaster. So it results from human actions. ठीक है, जो भी हमारे एक्शन से होता है that is human caused disaster. तो इसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऑयल स्पिल्स, देन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ये सब होता है. मतलब जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो गए कई बार. अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा कि एक शिप जो है वो मेडिटेरेनियन सी में जाके
वहाँ उसमें से ऑयल स्पिलिंग हो गया, राइट। सो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं जो ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं, अब शिप में ऑयल तो हम ही लेके जा रहे हैं ना, सो दिस इज कॉज्ड बाय अस, इंडस्ट्रीज तो हमने ही सेटअप की है, सो अगेन दैट इज कॉज्ड बाय अस। सो these all come under the human caused या फिर man made disasters या human caused disasters. Alright, so I hope इतना आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। Now what is the impact of disasters? This is just a summary of impact of disasters. इन चीजों को हम आगे काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे आसपास लोग मरते हैं, ठीक है, एनिमल्स अपनी लाइफ गवा देते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हिमाचल में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, करेक्ट, तो उन फ्लड्स में ना वहां पर बहुत सारे घर लोगों के चले गए थे, घर, गाड़ियां, बहुत कुछ डैमेज हो गया था, मतलब बह गया था पानी में। सो दैट इज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है, जैसे हमारा लैंडस्केप, जो पहाड़ है, नदियां हैं, नदी बह रही है बीच में, साइड में हमारे रोड्स हैं, तो इन डिजास्टर्स की वजह से हमारा जो लैंडस्केप है वो भी डिसरप्ट होता है, हमारा इकोसिस्टम खराब होता है और इवन हमारी वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है। क्यों? अगर एक पहाड़ी उतर के आ गया तो उसमें जितनी भी वाइल्ड लाइफ रहती थी तो वो सारी मर जाएगी, उनका तो घर, मतलब अगर लैंडस्लाइड हो गया एक पहाड़ में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो उस पहाड़ पे जितने भी ट्रीज थे, प्लांट्स थे और जितने भी एनिमल्स थे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। Is that right? So there is an environmental damage also, and that also is not good for us, because अभी ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, एक पहाड़ गया, धीरे धीरे सारे जाने लग जाएंगे और उसके बाद हमारे आसपास प्लांट कवर, हमारे आसपास एनिमल सब खत्म होने लग जाएंगे। Alright, now the economic losses due to damage to infrastructure and industry, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप देखोगे कि ये जो डिजास्टर्स होते हैं ना, अगर कुछ सालों पहले सुनामी आई थी, राइट, तो जहां पर सुनामी आई थी उसके आसपास का जो एरिया था, जो ह्यूमन ऑक्यूपाइड एरिया था, जो लैंड था, वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, से घर बने थे, मार्केट्स बनी थी, रोड्स बनी थी, वो सब के सब कंप्लीटली डैमेज हो गए। सो आई थिंक दिस ईयर 2024, I can say the last year marks the 20th anniversary of that tsunami. तो अगर आप उसको एक बार अगर आप गूगल में सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था, इंक्लूडिंग जापान, इवन इंडिया में भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ था। सो दिस कॉजेज द इकोनॉमिक लॉसेस। अब देखो वो सब डिसरप्ट हो गया है ना, वो सब जो भी घर, बिल्डिंग्स, रोड जो भी बना था, वहां लोग रहते थे, वो सब खत्म हो गया, लेकिन वहां से कुछ लोग शायद नहीं रहे, राइट, लेकिन जो बचे उनको भी तो रिलोकेट करना है, उनके घर चले गए, उनको घर बनाना पड़ेगा, वहां पर रास्ते बनाने पड़ेंगे, राइट। तो अगेन हमारी इकोनॉमी पे ही बर्डन आ रहा है वो, करेक्ट। नाउ द सोशल डिसरप्शन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, एज वी वर टॉकिंग अबाउट सुनामी, की कुछ लोग शायद अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन कुछ लोग जो बचे उनको अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। देन लॉस ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, तो जो हमारी एक कम्युनिटी है वो भी एक तरह से डिस्टर्ब होगी। पहले शायद एक तरह के लोग एक सोसाइटी में रहते थे, राइट, आपस में खुश होके एक विलेज में रहते थे। अब क्या हुआ कि उन सबको तोड़ मरोड़ के कोई कहीं चला गया, कोई शायद अपने किसी रिश्तेदार के चला गया, किसी ने अपने लिए एक नया घर ढूंढने की कोशिश की, एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश की। सो दिस इज हाउ आवर कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑल्सो गेट्स डिसरप्टेड, राइट। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर। दिस इज, आई कैन से दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट्स है ना, दिस विल हेल्प यू टू answer your long answer questions. Maybe the question comes to write an impact of disasters. So these are the points which you can cover. अब इनको कितना elaborate करना है, it will depend on your marks, कि कितने marks की weightage है उस question को। Alright, चलो
अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स नेचुरल डिजास्टर के, जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड, सुनामी, ह्यूरिकेन्स, वाइल्ड फायर. सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द ह्यूमन कॉज्ड डिजास्टर्स, सो दे आर इंडस्ट्रियल इंसिडेंट, जैसे इंडस्ट्रीज में केमिकल की स्पिलिंग हो गई, राइट. न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जैसे कि चर्नोबिल, तो मूवीज भी बनी है, सीरीज भी बनी है, जहां पर चर्नोबिल का एक्सपीरियंस बताया गया, विच वॉज अ न्यूक्लियर प्लांट, और कैसे वहां पर लीकेज हुई और कैसे आसपास उसने काफी ज्यादा अफेक्ट किया, आसपास की सोसाइटी को, लाइफ को अफेक्ट किया. देन पॉल्यूशन डिजास्टर, जैसे कि ऑयल स्पिलिंग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो शिप्स ऑयल लेके जा रही हैं वो किसी तरह से उनसे स्पिलिंग हो गई इन द वाटर. तो वाटर में जब स्पिलिंग हुई तो वाटर पॉल्यूशन हुआ, वहां की लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिसरप्ट हुई, राइट. और जहां से वो ऑयल निकाला है वहां तो हमने वैसे ही काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर ही दी हैं, राइट. सो दीज आर सम human caused disasters. Okay, so now coming up to how to cope with the disasters. तो सबसे पहले कि हमारे systems ना इतने ज़्यादा यू कैन से जो स्टडीज हैं, जो रिसर्चेस हैं, या हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम कुछ चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं. जैसे हमें पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन से जोन्स हैं जो विच आर हाई अर्थक्वेक रिस्क वाले जोन्स हैं, कौन से हाई फ्लड रिस्क वाले जोन्स हैं जहां पर फ्लड आ सकते हैं, ऐसे कहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट. तो ये सब चीजें हमें ना, although we cannot be 100% sure, but to a certain extent हम इस चीज को एक तरह से हम रिसर्च से, जो अब पीछे इवेंट्स हुए हैं उनकी हेल्प से, या अपने मतलब अपनी स्टडीज की हेल्प से हम वो पता लगा सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बी प्रिपेयर्ड. Okay, so there should be a preparedness. We can plan and prepare for these emergencies. कि in case ये emergency आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं. Okay, then response. So the immediate action after the disaster occurs. कि अगर कहीं पर हम देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार फायर ट्रक जो है वो बहुत भागते हुए जाता है क्योंकि शायद कहीं पर वो इमरजेंसी हो. तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि फायर ट्रक उस टाइम पानी भर रहा है, राइट, या खुद को प्रिपेयर कर रहा है. नो, दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस. कि अगर ऐसा कहीं होता है, या जैसे न्यू ईयर था, राइट, तो न्यू ईयर में भी काफी सारे चांसेस होते हैं कहीं पर किसी भी तरह का कि लोग भीड़ इकट्ठा हो गई, या कहीं गलती से कहीं पर कुछ ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट हो गया. तो इफ यू हैड गॉन आउट ऑन 31st या फिर 1st को, तो आप देखोगे कि वहां पर ना पुलिस, वहां पर एम्बुलेंसेस, ये सारी चीजें जो होते हैं ना, किसी मेन स्पॉट पर, पुलिस तो हर जगह होती है, एम्बुलेंसेस मेन स्पॉट पर, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो दैट इन केस अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा, तो एकदम से फोन जाएगा और भागते हुए हमारे जो फाइटर्स हैं, जो हमें बचाते हैं, वो भागते हुए आ जाएंगे, राइट. सो द रिस्पॉन्स हैज टू बी इमीडिएट, कि अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करें और जितना ज्यादा हो सके लाइफ को या प्रॉपर्टी को हम बचा पाए. तो प्रॉपर्टी को बचाना शायद इतना ज्यादा हाथ में ना हो, बट लाइफ को बचाना शायद हम कुछ कर सके, इवन फॉर प्रॉपर्टी भी, बट स्टिल. ओके, नाउ द रिकवरी. अब जो चीज डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रीबिल्ड एंड रीस्टोर द नॉर्मलिसी. ऑल्दो गवर्नमेंट एंड सोसाइटी tries to restore those things, tries to rebuild those things, but ये जो रिकवरी का प्रोसेस होता है ना, इट नीड्स इकोनॉमी, मतलब फंड्स, पैसे, राइट, एंड ऑल्सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इस केस में ना हमें क्या करना पड़ता है कि रिकवरी भी हम करते हैं, बट दैट रिकवरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, किसी का घर अगर डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे होता है ना, कई बार घर पुराना हो गया तो हम क्या करते हैं कि
घर तो भाई हमें यही चाहिए, ये तो हमारा घर है, हम सिर्फ उसको ठीक करा रहे हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करा रहे हैं. सो दैट रिपेयर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. All right, so these are the ways how we can cope up with these disasters. All right, so again something important, like अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा है, यू कैन ऑलवेज राइट दीज डिपेंडिंग ऑन कितनी वेटेज है उस क्वेश्चन को, उसके बेसिस पर आप इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हो. ऑलराइट, और ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर्स? सो दे डिसरप्ट द नॉर्मल एसी, मतलब जो हमारी एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ चल रही है, क्या है हमारी एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ, बताओ जल्दी से. तो एक नॉर्मल लाइफ हमारी ऐसी है कि सुबह उठे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, नहाए, रेडी हुए, स्कूल चले गए, स्कूल में खेले कूदे, पढ़ाई की, थोड़ी सी फ्रेंड्स को तंग किया, उन्होंने थोड़ा सा तंग किया, मस्ती की, वापस आए, पढ़ाई की, खेले, खाना खाया, सो गए. राइट, तो अगर आपकी लाइफ देखी जाए तो कुछ ऐसी ही होगी. करेक्ट. तो अगर कहीं पर भी कोई डिजास्टर होता है तो ये जो हमारा नॉर्मल लाइफ है ना, जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है या एवरीडे लाइफ है, वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाती है. अगर आप देखो कहीं पर भी, जैसे कोविड आया था, तो कोविड टाइम पे ये जो हमारा एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ था वो डिसरप्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? आप स्कूल जा पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, मन लग रहा था घर में कि नहीं लग रहा था? मेरा तो लग रहा था, ठीक है, लेकिन आपका लग रहा था कि नहीं लग रहा था वो मुझे नहीं पता. सो that is again we can consider it as a disaster. तो वहां पर मतलब एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई थी, तो उस एबनॉर्मल सिचुएशन में हम अपनी नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे थे. अब जैसे आपके पेरेंट्स घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब्जियां नहीं आ रही थी, दूध कैसे लाएंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुई हैं. नाउ द बेसिक अमेनिटीज अफेक्टेड, तो फूड, वाटर, इवन इलेक्ट्रिसिटी मे बी डिफिकल्ट टू एक्सेस डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी. अब कितना सिवियर वो डिजास्टर रहा है, क्या फ्लड आए हैं तो सारे पोल्स भी चले गए हैं, क्या सुनामी आई है तो सारे पोल्स टूट गए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, या फिर से अर्थक्वेक आया है तो जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो गई हैं और वहां का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है. तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना सिवियर वो डिजास्टर था, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो कितनी अफेक्ट होंगी. Okay, now the healthcare system overwhelmed, the surge in demand of emergency services. अब ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इमरजेंसी सर्विसेज की, एंड समटाइम्स द डिजास्टर इज सो सिवियर कि वो सबको एक साथ मतलब नहीं ट्रीट कर पाता, या फिर एक साथ सबको वो मेडिकल एड नहीं मिल पाती है. एक लिमिटेड मेडिकल एड होती है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो आवर हेल्थ सिस्टम ट्राइज टू गिव द बेसिक टू एवरीबडी, और फिर डिपेंडिंग ऑन किसको कितनी ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको उतनी मेडिकल एड दी जाती है. राइट, सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर. तो अगर हम डिजास्टर देखें तो डिजास्टर, अगर हम इसको जितना भी अभी हमने पढ़ा है, अगर हम इसको समराइज करें तो डिजास्टर इज समथिंग जो कभी भी कहीं भी आ सकता है, कभी बता के नहीं आता है, और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही खराब होते हैं. देन इट कैन अकर इन एनी कंट्री इन एनी रीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह है या 2 ही जगह है जहां पर ये होगा, वो कभी भी कहीं पर भी आ सकती है. देन डिजास्टर्स दे don't choose specific location or they are not specific to people, right? Because these are disasters, they are not bothered about people, the place, the location, so it can happen anytime anywhere. Okay, so I hope इतना आपको समझ आया है. This was the basic of what a disaster is. ओके, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक डिजास्टर, पहले नेचुरल डिजास्टर से शुरू करेंगे, उनके ऊपर कुछ डिस्कशंस करेंगे, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कहाँ हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे डिजास्टर्स हमने कहाँ पर देखे हैं रिसेंटली या पीछे कुछ सालों में, और वहां पर कैसे लाइफ डिसरप्ट हुई थी. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं.
देयर आर सम मोर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर। सबसे पहले है डिजीज आउटब्रेक। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो वाटर सप्लाई है या फिर हमारा जो सैनिटेशन सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। तो आपको अगर याद होगा तो हमने बायो में चैप्टर पढ़ा है जहां पर हमने डिजीजेस के बारे में, डिजीजेस एंड फर्स्ट एड और समथिंग लाइक दैट, तो ये हमने एक चैप्टर पढ़ा था और वहां पर हमने ये देखा था कि कितनी सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। तो अगर हमारा किसी भी केस में, जैसे फ्लड्स में या अर्थक्वेक्स में, अगर हमारा वाटर सप्लाई कंटैमिनेट, डैमेज हो जाती है और कंटैमिनेट हो जाती है, तो उससे बहुत चांसेस होते हैं कि डिजीजेस स्प्रेड होंगी, क्योंकि पानी तो लोग पिएंगे, राइट? तो पानी तो वो पिएंगे, तो पानी पिएंगे तो गंदा पानी पिएंगे, तो उससे डिजीजेस स्प्रेड होंगी ही होंगी, राइट? सो इट समटाइम्स लीड्स टू द डिजीज आउटब्रेक। अब होता क्या है कि जब लोग डिजास्टर से उभरते हैं, ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के डिजास्टर्स होते हैं। कई बार उनकी हेल्थ पर इफेक्ट, मतलब से कई बार किसी तरह से उनकी लाइफ जो है, तो लोग अलग अलग तरह से यहाँ पर अफेक्ट होते हैं इन डिजास्टर्स में। तो कई बार लोग क्रॉनिक डिजीजेस से भी सफर करते हैं और इन डिजीजेस से उनको रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। सो द पीपल में सफर फ्रॉम क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज लॉन्ग आफ्टर द डिजास्टर, राइट? तो जैसे कि अगर कहीं पर स्मोक से कुछ डैमेज हुआ है, मतलब स्मोक रिलीज हुई है एंड दैट स्मोक इज वेरी पॉइजनस, राइट? तो इट मे लीड टू एन इलनेस, और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफी टाइम तक उनको से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहे। तो दिस स्मोक इनहेलेशन इंसिडेंट हैपेंड इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर लोगों को इस डैमेज से या इस डिजास्टर से उनकी जो बॉडी है उसको रिकवर होने को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और समटाइम्स लोग रिकवर हो भी नहीं पाते हैं, राइट? तो आई होप इतना समझ आ गया। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर में यही एक चीज है जो हम कवर करेंगे, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेजेडी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ था कि बहुत सारे पीपल, मतलब स्मोक जो है वो स्मोक लोगों ने इनहेल कर रही थी, मतलब कुछ गैस लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द स्मोक एंड डस्ट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ द मैन मेड डिजास्टर हैव एवरलास्टिंग मेडिकल इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन। ओके, तो इससे ज्यादा हमें इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस एग्जाम्पल को आप कहीं मैन मेड डिजास्टर में आप यूज कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर, इतना आप समझ चुके हो। नाउ लेट अस कंपेयर द मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि अब हम इन पे काफी इन डिटेल हम इनके ऊपर स्टडी करने वाले हैं, तो एक डिफरेंस हमें समझ आ जाना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहला, नेचुरल डिजास्टर्स, सो दे आर कॉज्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि अर्थ, वेदर की वजह से। देन मैन मेड डिजास्टर में दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन मिस्टेक्स, यू कैन से, राइट? Talking about the examples, so natural disasters like tsunami, flood, landslide, hurricanes, wildfires, volcanic eruptions and droughts. Now coming on to the man-made disaster, that is toxic chemical spills, nuclear accidents, explosions, oil spills and cyber attacks. So these are the man-made disasters. Now if we talk about the natural disaster, they can happen anywhere, anytime, and they are beyond the human control. मतलब कभी भी, कहीं भी, किसी भी लेवल का डिजास्टर हो सकता है एंड आप उसको नहीं रोक पाओगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है? उसको रोकना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको जितने लेवल पर सिवियर होना है वो होगा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द मैन मेड डिजास्टर, दे कैन बी प्रिवेंटेड एंड रिड्यूस्ड with the careful planning and the safety measures. तो अगर हम properly plan करें, अगर हम प्रॉपर एक्शंस लें, अपने आसपास एनवायरनमेंट को भी बचाएं, और भी जैसे यहाँ पर ये ऑयल स्पिल्स हैं, तो हमें अपनी मशीनरी, जो शिप्स हैं वो जा रही हैं, कैसा वेदर है, कुछ चीज़ों को देख के हम इस डिजास्टर
को बचा सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, या हम इसका जो इफेक्ट है या जो सिवियरिटी है उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेचुरल डिजास्टर्स कैन टेक, ह्यूमंस कैन टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स, राइट, कि अगर ऐसा कुछ होता है जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो उसके लिए हम अपनी बिल्डिंग्स को इतना स्ट्रांग बना दे कि अर्थक्वेक से हम कुछ हद तक उस डैमेज को बचा सके, या फिर हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा दें जिसकी वजह से अगर जैसे अर्थक्वेक आने वाला है तो हमें पता चल जाए। इवन अगर आपने देखा होगा कि सुनामी का भी अभी अब ऐसा है कि थोड़ा पहले पता चल जाता है तो वहां से लोगों को ना हटा दिया जाता है, बहुत तेज तूफान आने वाला होता है शोर्स पे, सी शोर्स पे। अगर सी के आसपास अगर आपको लगता है कि मतलब अगर ऐसा होता है कि अच्छा तूफान आने वाला है, सुनामी आ सकती है, तो इसके लिए भी सिस्टम्स हैं जो हमें अर्ली डिटेक्शन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम एक तो प्रिपेयर हो जाते हैं और हम लोगों को ना वहां से हटा देते हैं ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना हो। सो दिस कैन बी डन in natural disasters, but if we talk about man-made disasters, so humans can take steps to prevent और कंट्रोल द डिजास्टर, ताकि बेटर सेफ्टी हो, बेटर रेगुलेशन हो और बेटर टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर यूज करके इन मैन मेड डिजास्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन दीज आर क्लियर टू यू। नाउ द रेप्रिकॉशंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर के क्या रेप्रिकॉशंस हैं? तो सबसे पहले है कि लॉस ऑफ लाइफ। तो अब हम टोटली नेचुरल डिजास्टर्स पे फोकस करने वाले हैं, तो हम उसके रेप्रिकॉशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज द लॉस ऑफ लाइफ, वेयर पीपल कैन बी किल्ड बाय फॉलिंग ट्रीज, हीट स्ट्रोक्स, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग और इवन by being washed away, right? Then loss of property like homes, transportation and livelihood can be destroyed, and these are often beyond repair, right? This loss of property. Now the agricultural loss, the fields may become saturated with salt water, जैसे कि सुनामी के बाद, and may become difficult to grow crops for years. तो एक बार सुनामी आ गई, सी वाटर आ गया, तो वो जो लैंड है वो उस सी वाटर से सैचुरेट हो गई, राइट, उस सॉल्टी वाटर से सैचुरेट हो गई। अब उस सॉल्टी सॉइल में हम क्रॉप्स को काफी लंबे टाइम तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत लंबे टाइम तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक एग्रीकल्चरल लॉस हुआ। ओके, नाउ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, सो देयर इज द डैमेज टू होम्स, like homes are destroyed by floods, hurricanes or earthquakes and may take long time to rebuild them. Then personal losses, where the important items, documents, vehicles, they often get damaged, right? Now the long term effects may in inhabitable homes and the loss of personal property may affect people's quality of life for the extended period of time. अब मान लो हम किसी का एक बहुत ही अच्छा घर था, ठीक है, से सी फेसिंग घर था, अब सुनामी आ गई, उसका घर डैमेज हो गया। अब उसको, वो एक अच्छी लाइफ जी रहा था, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, राइट, लेकिन अब उसको उस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। वैसा ही अपने लिए एक घर बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगेगा, और हो सकता है कि वो उस लेवल पर ना पहुंच पाए, क्योंकि ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। दीज आर सम ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुक में, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है, राइट, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बुक में ना बड़े सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैम समझ ही नहीं आता कौन से पढ़ने हैं, कौन से कैसे पढ़े, तो इस चैप्टर में, इस पीपीटी से आप अपने पूरे नोट्स बना सकते हो। आप अगर बुक नहीं भी देखोगे ना तो भी देयर आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, और जब आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो तो साथ में ये वीडियो भी देख लो ताकि आपको हर एक पॉइंट की डिटेल भी समझ आ जाए। देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। तो आपको डरना नहीं है, ये पीपीटी इज, आई कैन से इट इज सफिशिएंट to clear your exam, or even just it is not about clearing your exam, it is about understanding the disasters. So these videos, जितनी भी अभी आप इस चैप्टर पे वीडियोस देखोगे, they are self sufficient. Even for all the videos that I have created, they are self sufficient to help you understand the chapter. और अगर आप बुक नहीं पकड़ना चाहो तो भी आपका चल जाएगा।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये वो डिजास्टर्स हैं जो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं. कौन से हैं? earthquakes, tsunami, volcano, droughts, forest fires, landslides and plague and epidemic. So ये सारे ही natural disasters हैं और क्लास 7 की SST में हम यही पढ़ने वाले हैं. So we are going to start with the first one, that is earthquake. तो earthquake क्या है? earthquake बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है जहां पर हमारी धरती हिलने लगती है. ओके एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी राइट, तो उनके मूव करने से या टकराएंगी या मूव करेंगी, तो उनके मूव करने से क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा. ठीक है, तो ऐसे शेक होने लग जाएगी हमारी धरती राइट. तो आई थिंक कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस, कुछ बच्चों ने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी. तो एंड आई प्रे कि वो बहुत ही माइल्ड लेवल पर हो और किसी भी तरह का लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ना हुआ हो किसी के भी एंड पर. ओके तो अब अगर हम देखें तो अर्थक्वेक क्या क्या डैमेज कर सकता है. सोचो क्या क्या डैमेज कर सकता है. अगर आपके पास ये पीपीटी भी नहीं है और मैम ने रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों बताओ अर्थक्वेक क्या क्या कर सकता है, तो क्या बोलोगे? मैम अर्थक्वेक तो बहुत कुछ कर सकता है. द डिस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द अर्थक्वेक इंटेंसिटी. सबसे पहली बात है कि अर्थक्वेक जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी का वो अर्थक्वेक आया है. ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतना ज्यादा, अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया या फिर से 4.0 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया. सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल लाइक मीडियम और माइल्डर वर्जन्स राइट. लेकिन यही अगर 8.5 या फिर 9 तक पहुंच जाए, सो दीज आर द वेरी सिवियर earthquakes जहां पर there is like 99% possibility कि जहां पर ये earthquake आया है वहां पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होगा. Okay, it depends on the earthquake intensity. It also depends on location. Okay, so if you search about India's history में अगर आप earthquake को सर्च करोगे तो कई साल पहले भुज में एक earthquake आया था जिसने हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था और मतलब पूरी तरह से वहां पर लॉस हुआ था. लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लॉस था ही, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी. ओके, सो देन देयर इज द लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन. तो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, वो किस जगह पर आ रहा है और वहां की जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है. सो द एपिसेंटर एक्सपीरियंसेस द मोस्ट डैमेज. तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, अर्थक्वेक कहां पर कितनी चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, अगर वो आप मैप देखोगे ना तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया होता है कि अच्छा इस पोर्शन, यहाँ पर इंडिया के इस पार्ट में ज्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के, यहाँ पर कम होते हैं, यहाँ पर ज्यादा होते हैं. सो उससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हम कौन से जोन में आते हैं. और दूसरी बात कि कितना डैमेज होगा वो डिपेंड करता है कि उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ है. आपने देखा होगा कि कई बार कि नेपाल एपिसेंटर था अर्थक्वेक का राइट. तो नेपाल में अर्थक्वेक आया, एपिसेंटर वहां था, लेकिन उसके जो झटके थे वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान तक गए. मतलब ये जो अराउंड, इन एंड अराउंड जो लैंड है वहां दूर दूर तक देखे गए. तो एपिसेंटर में देखा जाता है कि वहां पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है रादर देन जहां को वो स्प्रेड हुआ होता है अर्थक्वेक, वहां पर इंटेंसिटी जनरली कम ही होती है. Okay, so I hope this much is clear. Now the next one is the effects. What are the effects of the earthquakes? So collapsing buildings, ठीक है, then fires, landslides, interruption of utilities like water, gas and electricity. So these are the effects. ये सारे effects देखे जाते हैं earthquake के. Okay, now let us talk about some of the major earthquakes that had happened throughout the globe. So the first is the Great Chilean earthquake. So Chile एक country है in South America. Okay, तो South America में एक सी साइड पर एक country है. तो यहाँ पर
एक अर्थक्वेक आया था 1960 में, विच इज रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड अर्थक्वेक। इसकी इंटेंसिटी थी, इसका जो मैग्नीट्यूड था, दैट वाज 9.5 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक्चुअली मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड था 9.5। देन इट रिजल्टेड इन मैसिव सुनामी एंड अप टू 10.7 मीटर हाई वेव्स देखी गई थी। देन it not only affected the Chile, but it also affected Japan, Philippines, and even though the epicenter was Chile. इन कंट्रीज, ये कंट्रीज कहाँ हैं और कहाँ पर अर्थक्वेक आया था, उसका इफेक्ट कहाँ पर था, वो समझने के लिए ना या तो ग्लोब ले लो या तो वर्ल्ड मैप ले लो। वर्ल्ड मैप लोगे तो वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होगा, तो आपको एक एंड पे चिली दिखाई देगा और एक एंड पे आपको ये जापान और फिलीपींस दिखाई देगा, ठीक है। इसको बट ये समझ लो कि वो हमने इस ग्लोब को ऐसे एक पेज की तरह खोल के रख दिया है, बट एक्चुअली तो ये राउंड है, राइट। अर्थ तो राउंड है, स्फेरिकल शेप में है बेसिकली, ठीक है, गोल है, अर्थ गोल है बस, ठीक है। तो देखो, दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहां पर नीचे साइड पर एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज चिली, ठीक है। अब अगर मैं इसी ग्लोब को घुमाऊं तो यहां पर आके ऊपर दिस इज जापान एंड दिस इज फिलीपींस, ठीक है। ये जापान, ये फिलीपींस, और ये पूरा का पूरा हमारा ओशन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा पैसिफिक ओशन है, करेक्ट। तो सोचो, दिस वाज द प्लेस जहां पर अर्थक्वेक आया था। दिस इज चिली इन साउथ अमेरिका, जहां पर अर्थक्वेक आया था। और ऑल्दो दिस वाज द एपिसेंटर, इसके जो झटके थे ना वो जापान और फिलीपींस तक देखे गए थे या महसूस किए गए थे। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट स्लाइड एज वेल। ऑल्दो द एपिसेंटर इज समवेयर एल्स, बट जो उसकी जो अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा शेक करती है। तो ये जो शेकिंग ऑफ अर्थ है ना, ये बहुत दूर दूर तक महसूस की जाती है। और जहां पर एपिसेंटर होता है वहां पर डैमेज भी ज्यादा होता है, और दूर दूर जगह जो होती है वहां पर इंटेंसिटी यूजुअली कम ही होती है। बट दिस ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक was the highest, I mean अभी तक का सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक ये देखा गया है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं असम तिब्बत अर्थक्वेक इन 1950। तो ऑल्दो इट वाज आल्सो वेरी हाई इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक, बट इसकी जो इसका ये जो मैग्नीट्यूड था इसका, दैट वाज 8.6, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। सो 70 विलेजेस डिसअपियर्ड एंड देयर वाज मेजर डिस्ट्रक्शन इन असम। तो इंडिया के असम में बहुत ही ज्यादा मेजर डिस्ट्रक्शंस देखी गई थी, जहां पर 70 विलेजेस डिसअपियर हो गए थे। नाउ द आफ्टर शॉक्स कॉज्ड लैंडस्लाइड्स, floods and collapse of the natural dam on Subansiri River, releasing the deadly wall of water, ठीक है। तो यहां पर एक नेचुरल डैम बना हुआ था इस रिवर पर, और इस अर्थक्वेक की वजह से वो डैम भी टूटा और पानी इतनी तेजी से आया कि फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स आ गए, करेक्ट। द इंटेंसिटी वाज दिस मच। सो why we are studying these? So that you can understand the severity of these disasters, कितने severe ये disasters हो सकते हैं। तो हमारे लिए important है कि हम इनसे cope, although we cannot prevent earthquakes, but हम prepare रहें, इनसे उभरने के या cope करने के तरीके हमारे पास हों। Now the next is tsunami। तो tsunami एक giant wave जैसा आता है, मतलब एक बड़ी सी जो सी के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने वेव्स बहुत कॉमनली देखी होंगी, आप सबने भी देखी होंगी, नहीं तो फोटोज में, वीडियोस में तो सबने देखी होंगी। तो जायंट वेव्स आती हैं विच आर कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड कोलैप्सिंग सीबेड्स, right? So these are caused, the cause of this is they are often triggered by seismic activity beneath the ocean। तो ओशन के नीचे की एक्टिविटीज की वजह से
सो नाउ द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, तो जैसे हमने अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स पढ़े वैसे ही सुनामी के भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं. सो द वेव्स कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस एट हाई स्पीड्स. तो वेव्स आपने ट्रैवल करती हुई देखी होंगी, है ना, सी के आसपास. तो इस केस में जब ये सिस्मिक एक्टिविटी ओशंस के नीचे होती है उसकी वजह से वेव्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंसेस और ज्यादा हाई स्पीड पर ट्रैवल करती हैं, causing significant damage which can reach the coastal areas. तो जो आसपास का एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, वहां तक पहुंचकर बहुत ही ज्यादा डैमेज करती हैं. Now the examples of the major tsunamis. तो 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी on 26th of December 2004. तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी ना कि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो अभी 20 इयर्स हो गए सुनामी को, काफी ज्यादा न्यूज में भी था. सो 20 इयर्स पहले 26 दिसंबर को सुनामी आई थी, जहां पर मैग्नीट्यूड जो था वो 9.1 था अर्थक्वेक का, जिसने इस सुनामी को ट्रिगर किया था. इट अफेक्टेड नॉट ओनली इंडिया बट टोटल ऑफ 14 कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया एंड देयर वर द पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका. तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, सो दिस इज द इंडियन ओशियन, ठीक है. तो लेट मी, ओके, नाउ यू कैन सी. तो ये इंडियन ओशन है, ये हमारा इंडिया है, दिस इज इंडियन ओशन. तो इस यहाँ पर जो सुनामी ट्रिगर हुई थी, यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था, उसने ना कि इंडिया बट इंडिया, फिर अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ ये वाला जो ऑलमोस्ट एक तरह से पूरा रीजन था, इवन अफ्रीका के भी पार्ट्स में यहां तक सुनामी ट्रिगर हुई थी, मतलब यहां तक सुनामी आई थी और यहां तक डैमेज देखा गया था. टोटल ऑफ 14 कंट्रीज वर अफेक्टेड. सो ओवर 2 lakh 30,000 पीपल वर किल्ड एट दिस टाइम, इस डिजास्टर के टाइम पर, विद इंडोनेशिया बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड विद 1,70,000 प्लस डेथ्स. तो सबसे ज्यादा इस सुनामी में जो कंट्री अफेक्ट हुई थी या सबसे ज्यादा डैमेज जहां पर हुआ था, दैट वाज इंडोनेशिया, और वहां पर 1,70,000 से भी ज्यादा लोग मर गए थे. Okay, now the many fishing and industrial infrastructures were destroyed, of course, क्योंकि coastal area है तो fishing और ये industrial infrastructures sea के आसपास रहते ही हैं. So particularly in some of the world's poorest communities. Okay, so I hope this is clear. Now coming on to the tsunami impact on coastal areas. तो एक तो ये destroy कर देता है infrastructure को, जहां पर, क्योंकि अगर आप कहीं सी साइड जा रहे हो, ठीक है, ऐसे किसी कोस्टल एरिया में घूमने आप केरला घूमने जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि ऐसा होटल हो जहां से सी व्यू दिखता हो, करेक्ट. तो उस सी व्यू के लिए आपका होटल भी तो सी के पास होना चाहिए. सो व्हेन सुनामी कम्स, तो ये ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती है, जैसे इन्हीं के आसपास होटल्स, रिजॉर्ट्स होते हैं, इवन पोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स. तो आपने सुना होगा केरला में एक अदानी पोर्ट बन रहा है, तो ऑफकोर्स कहाँ पर है, सी में ही है, राइट. सो पोर्ट्स और बिल्डिंग्स along the coast, they are severely damaged and destroyed. Of course, there is human loss, of thousands of lives are lost and many more are affected by displacement and destruction of livelihoods. Next is the long term effects. तो अब जो कोस्ट, जो हमारे इंडिया के भी कोस्ट है ना, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छे हैं, मतलब कोस्ट से काफी सारा ट्रेड भी होता है हमारा. सो द कोस्टल इकोनॉमी सफर लॉन्ग टर्म डैमेज, स्पेशली द इंडस्ट्रीज लाइक फिशिंग एंड टूरिज्म. तो वही है भाई, केरला जा रहे हैं तो सी साइड रिजॉर्ट या होटल में ही रहेंगे, है ना. तो अब इस केस में टूरिज्म बहुत डैमेज हो जाता है. अगर ऐसी हाई वेव्स अगर सी से आती हैं तो वो कोस्ट के आसपास जो एरिया है उस सबको डैमेज करती हैं और उससे हमारा टूरिज्म भी अफेक्ट होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब अगर हम इन दोनों ही नेचुरल डिजास्टर्स को अगर हम समराइज या कंक्लूड करने जाएं, तो नेचुरल डिजास्टर में सुनामी और अर्थक्वेक के बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें अर्ली वार्निंग्स
के सिस्टम्स हम बना सकते हैं। ऑल्दो मतलब ये जो सुनामी है इसके लिए तो फिर भी अर्ली वार्निंग हमारे पास सिस्टम्स हैं जो थोड़ा पहले हमें बता देते हैं, जिससे हम लोगों को वहां से मूव कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लोग मरते हैं। तो हमारे लिए ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होते हैं। तो हमें इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना है और इनसे उभरने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम प्रिपेयर्ड हैं और इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बचा पाएं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस सेशन में हम यही दो पढ़ने वाले हैं, मतलब हम अर्थक्वेक और सुनामी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। So this was all from our today's session. I hope you understood the disaster, what a disaster is। और आज जो हमने दो तरह के डिजास्टर्स कवर किए हैं, सुनामी एंड अर्थक्वेक्स, आपको वो भी समझ आया है। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको कोई डाउट है, आप लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास बुक कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं आप आमने सामने बैठ के हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।